और अभिनंदन करती हूँ। दुनिया में आज का दिन बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज विधानसभा का ये मंच बच्चों की राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहा है। हम बच्चे जिन्हें छोटे छोटे बातों पर रोक और टोक दिया जाता है, आज विधानसभा के इस मंच पर बड़े ही अनुशासन के साथ अपने मन की बात रखने का प्रयास करेंगे। हमें अपनी बात रखने का ये अवसर मिला है माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की दूरदर्शी सोच की वजह से, बच्चों के प्रति उनके प्यार की वजह से, शिक्षा के प्रति श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी के प्रयासों की वजह से, और हम जीवन पर्यंत याद रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का वो स्नेह भरा आगाज। आज विधानसभा के इस भवन में नया इतिहास लिखा जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से। बच्चों के प्रति आपका प्यार अद्भुत है सर। नई पीढ़ी को सींचने में आपका योगदान सुदृढ़ वर्तमान से स्वर्णिम भविष्य का रास्ता तय करने में मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस बाल सत्र के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री हरिवंश नारायण सिंह जी सदन में पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी राष्ट्रगान के लिए। कि अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस विशेष बाल सत्र की हम शुरुआत करेंगे और इस शुभ घड़ी की शुरुआत हम करते हैं शुभ स्वागत से। मैं आमंत्रित कर रही हूं मेरे बाल साथी विक्रमादित्य को कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का स्वागत करें। स्वागत, सत्कार और सम्मान अपने अतिथियों के प्रति ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। अतिथि देवो भव हमारे अतिथि के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है। अब मैं आमंत्रित करूंगी मेरे बाल साथी प्रतीक शर्मा को कि वे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का आज के इस बाल सत्र में स्वागत करें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, जिनकी दूरदर्शी सोच की वजह से, बच्चों के प्रति उनके प्यार की वजह से और उनके आशीर्वाद की वजह से आज ये बाल सत्र हम कर पा रहे हैं। मैं आमंत्रित करती हूं मेरी बाल साथी त्वरिता को कि वह आज के इस बाल सत्र के विशिष्ट अतिथि राज्यसभा के उपसभापति महोदय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी का स्वागत करें। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी से निवेदन करती हूं कि आप आज के बाल सत्र के मुख्य अतिथि श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अभिनंदन करें। हमारा ये विशेष दिन आपके सानिध्य से न केवल ऐतिहासिक बनेगा बल्कि एक नजीर भी पेश करेगा। साथ ही मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूं कि वे आज के विशिष्ट अतिथि श्री हरिवंश नारायण सिंह जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करें।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आजादी से पूर्व विट्ठल भाई पटेल द्वारा इस सदन की अध्यक्षता से लेकर आज श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी तक इस सदन में कई अध्याय देखे हैं और आज हम सब एक नया अध्याय देखने और लिखने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार मनाने के लिए आज के माननीय मेहमानों को स्मृति चिन्ह प्राप्त करने के लिए प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डिजिटल बाल मेला की फाउंडर जानवी शर्मा को। जानवी शर्मा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही में मैं आमंत्रित करूंगी मेरे बाल साथी राघव कल्ला को कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं आमंत्रित करती हूं अंश गांधी को कि वे राज्यसभा के सभापति उपसभापति महोदय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सभी के समय का सम्मान करते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगी मेरे साथी राघव कल्ला को इस सदन में मौजूद सभी मेहमानों के स्वागत संबोधन हेतु। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। विधानसभा बाल सत्र का हम बच्चों को ये अवसर प्रदान करने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, इस बाल सत्र के मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, विशिष्ट अतिथि राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, सदन में मौजूद सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अभिभावकगण और विधानसभा सचिवालय के सभी वरिष्ठ जनों का मैं राघव कल्ला डिजिटल बाल मेला की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबकी उपस्थिति से हम बच्चे गौरवान्वित हैं। हमारा प्रयास है कि ऐसे विधानसभा सत्रों के माध्यम से बच्चों के विषयों को नीति निर्माण में शामिल किया जाए। हम बच्चों की ये कोशिश सफल तभी होगी जब बच्चों को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलेगा। बच्चों के लिए योजनाएं बनाते समय बच्चों का पक्ष भी सुना जाएगा। डिजिटल बाल मेला की शुरुआत इसी मकसद से हुई है कि हम बच्चों के हाथ में मौजूद गैजेट्स का कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल किया जाए। आज इस विधानसभा सत्र में पहुंचे बाल विधायकों को अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। अपने घर से या स्कूल से सभी दावेदारों ने अपने विचार अपने मोबाइल से दुनिया तक पहुंचाए। ये सभी बाल विधायक आज विधानसभा सत्र में अपनी बात कैसे रखेंगे, इस बात की सारी तैयारी भी ऑनलाइन की गई। हम बच्चे अगर बाल मेला को डिजिटल बनाकर पूरे देश को जोड़ सकते हैं तो राष्ट्र निर्माण में और भी बड़ा योगदान दे सकते हैं। सम्मानित मंच का हृदय से स्वागत करते हुए मैं अपील करता हूं कि बच्चों को सही मायने में परिवार, समाज और देश निर्माण में साझेदार बनाएं। अतिथियों के स्वागत की परंपरा का निर्वाह किया मेरे साथी राघव कल्ला ने। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी से कि वे आज के इस बाल सदन की पृष्ठभूमि सभी के समक्ष रखें, अपनी सोच और अपने उद्बोधन से हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बाल सत्र के आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि और प्रदेश के
मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे बीच में उपस्थित और हिंदुस्तान की राज्यसभा के हमारे वाइस चेयरमैन और मेरे लिए बहुत ही आदरणीय श्री हरवंश नारायण सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हरवंश जी, आपका बाल सत्र में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में इस माननीय सदन में हमारे प्रदेश के सभी सम्मान्य मंत्रीगण जो आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ही इस कार्यक्रम में राजस्थान से हमारे शिक्षा मंत्री भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपका भी विशेष स्वागत है। इस मान्य सदन के सभी विधायकगण, सदस्यगण जो दोनों हमारे वीआईपी गैलरीज और ऑफिशियल गैलरीज में बैठे हैं, डिजिटल बाल मेला की सभी टीम, फ्यूचर सोसाइटी जो एनजीओ है, और विशेष रूप से जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर मीना शर्मा जी, और डिजिटल बाल मेला से संबंधित जो जजेस हैं जो स्पीकर गैलरी के में उपस्थित हैं, और आज के इस बाल सत्र के सरकार के मुखिया जानवी जी, उनके सहयोगी मंत्रिमंडल के सदस्य, नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सम्मान्य आज के सत्र के विधायकगण, उपस्थित अभिभावकगण, मीडिया के हमारे सभी साथी, दोस्तों, साथियों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज बाल सत्र के रूप में हिमाचल प्रदेश के इस ऐतिहासिक कौंसिल चैम्बर में आप सब यहां एकत्रित हुए हैं, और ये बाल सत्र के आयोजन में विशेष भूमिका जो है, ये जो फ्यूचर सोसाइटी एनजीओ है, उनके माध्यम से डिजिटल बाल मेला की जो वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप सबका देश भर से चयन हुआ है, और चयनित होकर आप इस माननीय सदन के सदस्य बने हैं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद ये हुआ है, आप भी जानते हैं, और मीडिया से जुड़े हुए और सभी जो ऑनलाइन डिजिटली कनेक्टेड हैं, कि हमने अप्रैल महीने में, क्योंकि मेरे पास जब डॉक्टर मीना शर्मा आए और उन्होंने बाल सत्र की बात की, तो मुझे पहले तो लगा कि ये शायद छुट्टियां मनाने का कार्यक्रम होगा, लेकिन जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ने लगा और 2-2.5 महीने लगे, अप्रैल से 25 मई तक, इसमें बहुत एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज डिजिटल बाल मेला के माध्यम से हुई, और देश भर के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारे सेशंस हुए, और एक आध सेशन मैंने भी जो है उस डिजिटल बाल मेला की एंकर जो है जानवी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और मुझे लगा कि हमारा जो ज्ञान है और इन बच्चों का जो ज्ञान है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जिस तरह से चुने हुए सामान्य हमारे विधायक, मंत्रिपरिषद के सामान्य सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि की जनता के लिए चिंतित रहते हैं, वही चिंता इन बाल विधायकों में भी जो है ये जानकर मुझे और ज्यादा प्रसन्नता हुई, और आपके नुकीले प्रश्नों का जवाब देने में भी कई बार जो है परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि जब मुझे उस जवाब से बाहर बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ा।
तो मैं ये देख रहा था कि मैंने कहा कुछ तो ऐसा लगता है कि नेशनल जो चैनल्स हैं उसके एंकर बहुत अच्छे हो सकते हैं और कुछ विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। हमारा बाल सत्र से अभिप्राय ये है, क्योंकि हम जानते हैं देश हमारा है, हम सबका है, और जहां देश भर की जनता चुनकर हमको विधानसभा या संसद या में भेजती है, वहां ये दायित्व हम सब का बनता है कि नीति निर्धारण में हम सबका सहयोग हासिल करें। और मैं ये समझता हूं हमारा ये जो संकल्प है ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक समाज का हर वर्ग, चाहे वो वोट देता है चाहे वो वोट नहीं देता है, अगर हम उनको अपने साथ सम्मिलित ना करें, शामिल ना करें। 18 साल हमारी आयु है वोट देने की, 25 साल चुनाव लड़ने की है, और कई मर्तबा हम ये सोचते हैं कि ये बच्चे जिन्हें वोट का अभी तक अधिकार नहीं है, आयु नहीं है, और ऐसे प्रश्न जो ये कर रहे हैं जिसकी इनको आवश्यकता नहीं है, कि कई मर्तबा घर में जब बच्चे कोई ऐसा प्रश्न माता पिता से कर लें या समाज में किसी व्यक्ति से कर लें, तो उत्तर एकदम से आता है कि आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि ये जब समय आएगा, उपयुक्त समय आएगा, तब आपको अपने आप इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं ये मानता हूं ये उत्तर गलत है, क्योंकि आप ही कल का भविष्य हैं। As the philosophers have said, the child is a father of a man. आप बच्चे ही कल का भविष्य हैं। ये नीतियां, कार्यक्रम, सरकार के सारे आयोजन, ये कानून, नियम, ये आने वाले कैसा देश होगा, प्रदेश होगा, समाज होगा, उसी के दृष्टिगत इन मान्य सदनों के माध्यम से बनते हैं, और उसमें आपकी भूमिका बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय आपका है, चुनौतियां आपकी है, सामाजिक चुनौतियां आपकी हैं, राजनीतिक चुनौतियां आपकी हैं। इसलिए उस दृष्टि से परिपक्वता राजनीतिक, सामाजिक आपके अंदर कितनी वर्तमान में है, इस बात को डिजिटल बाल मेला के माध्यम से हमें देखने का मौका मिला। और मुझे आप सबके, क्योंकि आप सब तो चयनित हुए हैं, और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हरिवंश नारायण जी, आपसे मान्य और सभी सदस्यों से, 50,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 25,000 एक्टिवली इसमें जुड़े हैं, और आप अंदाजा लगाइए 1108 उसमें से चयन करना कितना मुश्किल काम था 25,000 में से, फिर 585, फिर 285, और फिर कितने बच्चे ऐसे थे जो समय की अवधि के अंदर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते थे, उसमें से ये 68 बच्चे ये चयन हुए हैं। और आपको बधाई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि हिमाचल प्रदेश से 43 चुनाव क्षेत्रों से हमारे 63 बच्चे इस जो है बाल सत्र के लिए चयनित हुए हैं, और 5 बच्चे जो हैं अन्य राज्यों से, जबकि 9 स्टेट्स ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो है बच्चे हैं, राजस्थान से बच्चे यहाँ हैं, और पंजाब से, हरियाणा से कोई बच्चे जो है इस कंपटीशन में जो है सिलेक्ट नहीं हो पाए, यद्यपि हमारे प्रयास थे, सबके प्रयास थे। और इसमें मैं सिर्फ ये सारा काम जो है डिजिटल बाल मेला की जो टीम है इसके माध्यम से हुआ है, और फ्यूचर सोसाइटी उसको पीछे से देख रही थी। टोटल मेरिट्स के आधार पर यह चयन हुआ है, और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि ये चयनित जो हैं ये मात्र किसी कॉन्वेंट से नहीं है, ये मात्र किसी पब्लिक स्कूल से नहीं है, ये ज्यादातर बच्चे जो हैं आपके स्कूलों से हैं, सरकारी स्कूलों से हैं, ये ज्यादातर बच्चे नवोदय से बच्चे हैं। जो कंसेप्ट एक समय में जो है उस समय के जो मानव संसाधन मंत्री जी लाए थे, उससे ये जो चेंज है एजुकेशन के अंदर वो देखने को हमको मिल रहा है। और मुझे ये बताते हुए और भी ज्यादा प्रसन्नता हो रही है कि इन बच्चों को जब इंटरव्यू लिया गया मान्य, और इन्होंने बच्चों, और अब प्रेस के लोग हैं, हर तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, मैंने कहा भाई पूछिए, लेकिन राजनीतिक प्रश्न कम पूछना आप। और इन्होंने प्रश्न पूछे मीडिया ने, और इन्होंने प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये कहा, और जब तुलना की गई सरकारों की काम की क्षमता की, तो बच्चों का बड़ा स्पष्ट जवाब था। जो आधारभूत ढांचे में जो कमियां थी उनको इन्होंने इंकित किया, शिक्षा के क्षेत्र को, स्वास्थ्य के क्षेत्र को,
विशेष रूप से जो है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, जिसका इस मान्य सदन में मान्य सदस्य जो है चर्चा करते हैं। हम सब भी इस चर्चा में शामिल होते हैं। रोज इस मान्य सदन में जो है मान्य सदस्य, चाहे वो प्रतिपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, इस सदन में वो चिंता व्यक्त कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में, और कृषि के लिए जो है मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। जो उपज पैदा होती है वो सही दामों के ऊपर जो है वो बिके और किसान को लाभ हो। वो सारी चिंताएं इन्होंने प्रकट की हैं, जो इस मान्य सदन में चर्चा में मान्य सदस्यों के द्वारा रहती हैं। और एज ए अध्यक्ष जब मैं यहां से संचालन करता हूं तो उन विषयों को हम उजागर करते हैं, देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी ये सत्र स्टार्ट होगा और इसमें प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल के बाद फिर हमने शून्यकाल की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि 130 के नियम के तहत 62 के तहत कुछ विषय उठेंगे यहाँ पर, और फिर शून्यकाल के माध्यम से जो है ये प्रश्न उत्तर जो है यहाँ पर होंगे, और फिर ये व्यवस्था माननीय अध्यक्ष देंगे और यहाँ से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य जवाब देंगे। तो ये उसी ही प्रकार से होने वाला है जैसे कि हम एक्चुअल में विधानसभा का बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है। मैं आखिर में आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि आप इस ऐतिहासिक बाल सत्र का जो है हिस्सा बने हैं, और आयोजकों को भी बधाई देना चाहूंगा। और ये स्थान बहुत ऐतिहासिक है। मैंने पहले भी कहा आपसे, यहाँ आजादी से पहले ये सीट ऑफ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट भी था। जब सिलेक्टिव गवर्नमेंट्स थी, 104 चुने हुए सदस्य, 45 नॉमिनेटेड सदस्य जब इस मान्य सदन के हाउस का संचालन करते थे। और 1925 में, जब 1920 में ये जो काउंसिल चैम्बर है इसका निर्माण शुरू हुआ, 1925 में बन के तैयार हुआ, और लॉर्ड रीडिंग ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद विठल भाई पटेल के रूप में पहला अध्यक्ष भी इसी ही सदन में यहीं से ही मिला सन 1925 में, जो इन्होंने चुनाव उस समय के ब्रिटिशर कंटेंडर के खिलाफ लड़ा और 2 वोटों से जीतकर जो है इस मान्य सदन के अध्यक्ष बने। उस समय प्रेसिडेंट कहते थे, और आज इनका जो है जो पोर्ट्रेट जो है लोकसभा में भी है। ये पहले चुने हुए हिंदुस्तानी अध्यक्ष हैं। विठल भाई पटेल बैरिस्टर थे पेशे से, और ये काउंसिल चैम्बर ने ये कई घटनाओं का गवाह है। मैं ये ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि वो सारी जो आत्माएं थी आज यहाँ उपस्थित है, क्योंकि यहाँ दिस वाज अ सीट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देयर आफ्टर इट वाज अ सीट ऑफ द पंजाब असेंबली ऑल्सो, और हिमाचल असेंबली तो यहाँ लगातार लगी है सन 1952 के बाद, जब टेरिटोरियल काउंसिल भी बनी तभी, और उसके बाद, और फिर सचिवालय भी यहाँ रहा है। हिमाचल सरकार का सचिवालय यहाँ रहा है, ऑल इंडिया रेडियो यहाँ रहा है, और बीच में ये जल गया था। जलने के बाद इसको पुनर्स्थापित किया। तो इस ऐतिहासिक स्थल के ऊपर आप सबको उस सदन में बैठने का मौका मिल रहा है, जो आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके बाद पंजाब केंद्रीय हमारा जो सेंटर जो लेजिस्लेचर थे वो यहाँ डेलिब्रेट करते थे 145 के करीब, और यहाँ वाइसराय बैठते थे इस तरफ, और वो बैठते थे, यहाँ अधिकारी बैठते थे, यहाँ विठल भाई पटेल बैठते थे। और कुर्सी मैंने आपको दिखाई जो बर्मा से उनको जो है प्रेजेंट हुई, बर्मा टीक की कुर्सी जो है आज भी जो है उस कुर्सी को जो है ईश्वर की कृपा से इस मान्य सदन के सभी सदस्यों के सहयोग से, मान्य सदन के नेता प्रतिपक्ष के नेता के सहयोग से आज मुझे उसे सुशोभित करने का मौका मिला है। इसलिए एक बार फिर से आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई, और आपका दोनों का बहुत बहुत आभार, सभी मान्य सदस्यों का जिन्होंने आज के इस बाल सत्र में अपना समय निकाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं पूरे सदन की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूं कि हम बच्चे आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। अब हम इस ऐतिहासिक बाल सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। अगले 1.5 घंटे तक हमारे बाल विधायक इस सदन को संभालेंगे। माननीय सदस्यगण,
माननीय अध्यक्ष महोदय, नमस्कार। नमस्कार। हम हिमाचल प्रदेश के इस विधानसभा की इस विशेष बाल सत्र की प्रश्नकाल की कार्यवाही का संपादन करेंगे। प्रश्न संख्या 1, माननीय सदस्य सुश्री अक्षरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश में कितनी राजनीति से भरी कितनी राजकीय करियर काउंसलिंग संस्थान मौजूद हैं? सरकार विवरण सदन के सभा पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 2, क्या प्रदेश में शिक्षा विभाग राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की करियर काउंसलिंग का विचार रखता है? अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री सुश्री कामाख्या कौंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि राज्य में एक भी राजकीय करियर काउंसलिंग संस्थान मौजूद नहीं है। माननीय महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि करियर काउंसलिंग का मुद्दा सरकार के ध्यानार्थ पहली बार आया है और इस विषय की एक भी राज्यों के जीवन में अहमियत समझते हुए मैं हमारे विभाग के अधिकारियों से इस विषय पर अवश्य चर्चा करूंगी। करियर काउंसलिंग व्यवस्था को अति शीघ्र प्रदेश में लागू करने के प्रयास विभाग द्वारा किए जाएंगे। मेरा माननीय सदस्य से भी आग्रह रहेगा कि बेहतर व्यवस्था के लिए आपके विचार भी हमारे विभाग से साझा करें। माननीय सदस्य श्री तमेश। अध्यक्ष महोदय, दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं जो इस सदन में मुझे आवाज बुलंद करने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री जी, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु कैरियर काउंसलिंग अति आवश्यक है। जहां लाखों युवाओं की भीड़ पारंपरिक विषय से जुड़े रोजगार तलाशने में जुटी रहती है, वहीं वर्तमान जरूरतों के हिसाब से नए कैरियर के विकल्पों की बच्चों को जानकारी नहीं है। बच्चे की योग्यता और क्षमता के आधार पर सही कैरियर का विकल्प बताने वाले काउंसलर्स न सिर्फ उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, उक्त व्यवस्था को विभाग द्वारा कब तक लागू करने का विचार रखता है और नहीं तो क्यों? माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री सुश्री कामाख्या कौंडल। माननीय सदस्य, जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया, उक्त व्यवस्था का ध्यान पहली बार सदन के माध्यम से मुझे दिलाया गया है। मैं सदन को आश्वासन देती हूँ कि इस दिशा में मेरे विभाग द्वारा अवश्य ही कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग देश के जाने माने करियर काउंसलर से इस विषय में राय लेगा और ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा कि राज्य के आखिरी बच्चे तक इसका लाभ पहुंचे। प्रश्न संख्या 2, माननीय सदस्य सुश्री आस्था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण बच्चों के स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में गत 2 वर्ष में राज्य के जंगलों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? विवरण सदन की सभा पटल पर रखें। खंड संख्या 2, गत 2 वर्ष में सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या क्या कदम उठाए गए और अगर नहीं तो क्यों? विवरण सदन की सभा पटल पर रखें। माननीय पर्यावरण मंत्री सरदार परमजीत सिंह। सत्कारयोग अध्यक्ष जी, मैं थोड़े माध्यम द्वारा सदन ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ 915 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, जिथे साल 2019 ਵਿੱਚ 37,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जंगल सी, ਉੱਥੇ ਹੀ साल 2022 ਵਿੱਚ आ क्षेत्र 37,948 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया है।
अध्यक्ष जी मैं थोड़े माध्यम द्वारा सदन ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਹੈਤੂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਹੈਤੂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। प्रश्न संख्या 3 माननीय सदस्य सुश्री तन्वी शर्मा। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश में बच्चों द्वारा बढ़ रहे नशे के उपयोग एवं उन्हें ठीक करने हेतु राज्य में कितने नशा मुक्ति केंद्र हैं? सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तुषार आनंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर 91 नशा मुक्ति केंद्र हैं, जिसका विवरण इस प्रकार से है। जिला बिलासपुर में 1 केंद्र, जिला चंबा में 0 केंद्र, जिला हमीरपुर में 5 केंद्र, जिला कांगड़ा में 15 केंद्र, जिला किन्नौर में 0 केंद्र, जिला कुल्लू में 3 केंद्र, जिला लाहौल एवं स्पीति में 0 केंद्र, जिला मंडी में 3 केंद्र, जिला शिमला में 13 केंद्र, जिला सिरमौर में 4 केंद्र, जिला सोलन में 22 केंद्र और जिला ऊना में 25 केंद्र। माननीय सदस्य श्री साहिल कपूर। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बताएं कि शिमला, ऊना, सोलन और कांगड़ा में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बाकी जिलों के अलावा इतनी अधिक क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला ऊना, जिला सोलन और जिला कांगड़ा की सीमा पंजाब राज्य से लगती है, जिस कारण यहाँ नशे की तस्करी, जिनमें मुख्य रूप से जिट्टा, जिसे स्मैक भी कहा जाता है, प्रबल है। इसके रोकथाम हेतु हमारी सरकार कड़े कदम उठा रही है। वहीं जिला शिमला राज्य का केंद्र है और यहाँ हमारे राज्य में नशे से लड़ रहे युवाओं की सुविधा हेतु 13 केंद्र मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार कब तक अपनी नाकामयाबी के लिए खाना पूर्ति करती रहेगी? हम सभी सदस्यों के समक्ष नशे की समस्या प्रत्यक्ष रूप से जाहिर है और हमारी सरकार अपने दायित्व के निर्वहन पर बस 1-2 तस्करों को जेल में डाल रही है। मुख्यमंत्री जी, सरकार कब तक अपने झूठे आश्वासनों से प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाती रहेगी? आज हिमाचल प्रदेश में खेल के मैदानों से लेकर रेलवे ट्रैक्स तक नशा करता युवा एक आम नजारा है। आज इंजेक्शन और चिट्टे के प्रयोग के विषय में इस तरह से बात की जाती है जैसे मोमोज की बात की जा रही हो। अभिभावकों के मन में आज एक डर सा बैठता चला जा रहा है कि कहीं बच्चा घर से बाहर निकलते ही नशे के चक्कर में न आ जाए। ऐसे में बच्चों का घर से बाहर निकलना ही एक गुनाह सा हो गया है। यदि सरकार इस पर रोक न लगाए तो इससे एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से ठोस कार्रवाई की मांग करती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये आश्वासन की सरकार है, ये कब तक हमारे राज्य के युवाओं के साथ खिलवाड़ करती रहेगी? माननीय विधायक, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सदन की मर्यादा को बनाए रखिए। सदन की मर्यादा को बनाए रखिए। कृपया शांत रहिए। सदन की मर्यादा को बनाए रखिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शांत रहिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शांत रहिए। अगर आप सभी शांत नहीं हुए तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। शांत रहिए। अगर आप सभी शांत नहीं हुए सदन को स्थगित कर दूंगा। मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सदन के एक जिम्मेदार सदस्य हैं, लेकिन फिर भी सदन आपको बिना अनुमति बोलने का अधिकार नहीं दे सकता। इस तरह बोलकर आप अपने साथी सदस्य को क्या संदेश दे रहे हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी,
क्या आप इस घटना पर प्रकाश डालना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं, हमारे साथी सदस्यों के जो भी कंसर्न है मैं उन्हें समझती हूँ। मेरा उत्तर भले ही माननीय नेता प्रतिपक्ष को खाना पूर्ति लग सकता है, पर मैं अपनी जनता के लिए सदैव कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रही हूँ। मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती लत से मैं भी दुखी रहती हूँ और इसलिए माननीय गृह मंत्री जी को सख्त कार्यवाही करने के मेरे निर्देश हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस समस्या के निवारण हेतु हर संभव प्रयास कर रही है और जल्द ही इस सदन को इन प्रयासों का परिणाम धरातल पर देखने को मिलेगा। अभी हमारे कार्यकाल को थोड़ा ही समय हुआ है, जल्दी आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास दिख जाएंगे, तो थोड़ा सब्र रखिए। यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 4, माननीय सदस्य श्री व्योम सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश में बच्चों एवं युवाओं के खेलने हेतु कौन कौन से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार सदन पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 2, हमारे पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु धनराशि व सरकारी नौकरी देने के प्रावधान है, जबकि हमारे राज्य में प्रोत्साहन की सुदृढ़ व्यवस्था न होने के कारण अभिभावक खेलों में बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार क्या खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु कोई विचार रखती है? अगर हाँ तो क्या, अगर नहीं तो क्यों? माननीय खेल मंत्री श्री व्योम ठाकुर। वेदांत ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सब सभा को यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, गोल्फ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, टेनिस, वॉलीबॉल, जूडो, कुश्ती, खो खो, हैंडबॉल जैसे पारंपरिक खेलों के साथ ही पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, आइस स्केटिंग, ट्रैकिंग जैसे रोमांचक खेलों में भी बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की नौकरियों में 3% के कोटे का प्रावधान मौजूद है। इन नौकरियों में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 में सीधी भर्ती का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में भी 52 खेलों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटे का प्रावधान है। माननीय महोदय, इसी के साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज पर सितंबर माह में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करने का भी विचार रखती है। प्रश्न संख्या 5, माननीय सदस्य सुश्री चारुप्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों का हृदय कोमल होता है। ऐसे में जब वे अपने परिवार के बड़ों को चरमराई हुई चिकित्सा व्यवस्था के कारण गंभीर हालत में देखते हैं, तो उनका प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। बच्चों से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का समय पर इलाज न होने के कारण काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराने के लिए प्रदेश में कितने सक्रिय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र मौजूद हैं? सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 2, प्रदेश में कुछ पीएचसी मात्र नाम की ही पीएचसी हैं। यहाँ ना तो डॉक्टर है और ना ही प्राथमिक सुविधाएं। आम आदमी को बुनियादी चिकित्सा मुहैया कराने के लिए सरकार क्या विचार रखती है? सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। माननीय चिकित्सा मंत्री सुश्री निकुंज रांगटा। मैं सदन को बता दूं कि प्रदेश में कुल 606 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सभी पीएचसी कार्यान्वित स्थिति में है। यदि माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सवाल के अनुसार इन चिकित्सा केंद्रों के नाम मौजूद हैं,
तो वह विभाग के अधिकारियों को सीधा सूचित करे। विभाग उचित एवं तीव्र कार्यवाही कर उक्त समस्या के निवारण हेतु कर्तव्यबद्ध है एवं उचित कार्यवाही का आश्वासन माननीय सदस्य को देता है। प्रश्न संख्या 6 माननीय सदस्य सुश्री सोनम युडोन। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? सरकार विवरण सदा की सभा पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 2 प्रदेश के प्रमुख एवं ऐतिहासिक मंदिरों की जो प्रदेश की संस्कृति का भी प्रतीक है, उन तक पहुंचने वाली सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता है, उन तक जिसके कारण हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को अनेकों तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसे में सरकार इन सड़कों की मरम्मत का कोई विचार रखती है? अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री सुश्री दिव्यांशी शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहती हूँ कि प्रदेश की कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सरकार ने हाल ही में शिमला में समर फेस्टिवल का आयोजन किया है। प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य यानी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य नाटी के संरक्षण एवं इसके प्रोत्साहन के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से समय समय पर आयोजन करती रहती है। मैं सदन को बता दूं कि प्रदेश में कला एवं संस्कृति को संजोए रखने के लिए विभिन्न जगह पर संग्रहालय भी मौजूद है। प्रश्न संख्या 2 प्रदेश सरकार हिमाचल के प्रमुख पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का प्रतीक है, उन मंदिरों तक पहुंचने वाली सड़कों के मरम्मत के लिए विचार रखती है, परंतु अभी तक इन मंदिरों में श्रद्धालुओं के आवाजाही के कारण सरकार ने कुछ समय के लिए इस पर रोक लगाया है। जब मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, तब सरकार द्वारा तय किए हुए विभाग इस कार्य को पूर्ण करेंगे। महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को बता देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक पर्यटन स्थल से जुड़ा हुआ प्रत्येक रिकॉर्ड मांग रही है, इकट्ठा कर रही है, जिससे हम एक नया पर्यटन रूट बना सके ताकि हिमाचल प्रदेश धार्मिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन एवं रोमांचकारी पर्यटन के विषय में एक समग्र नीति बना सके। हम पर्यटकों को सुविधाएं देने के लिए देश के प्रमुख मंदिरों की व्यवस्था का भी अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं, हमारी सरकार जानती है कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 1/4 आबादी यहाँ आने वाले पर्यटकों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। माननीय मंत्री जी, इस बात तो सच बोल रहे हैं ना आप, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था का सवाल है और आप अपने झूठे वादों के चक्कर में कहीं सरकार को बड़े नुकसान का सामना न करने दे पड़े। जरा ध्यान रखिएगा इस बात का। माननीय सदस्य, बैठे बैठे और वह भी बिना अनुमति के बोलना सदन की गरिमा के खिलाफ है। यह सदन प्रदेश के हर नागरिक का है। आप अपनी इन धार्मिक राजनीति को सदन के बाहर रखिए, नहीं सदन आप पर कड़ी कार्रवाई लेने के लिए कटिबद्ध है। महोदय, मैं अपने साथी द्वारा की गई इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि दोबारा मेरे किसी साथी द्वारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्रश्न संख्या 7 माननीय सदस्य सुश्री साक्षी चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कितनी सरकारी परीक्षाएं कराई गई। सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द की गई। सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री सुश्री मिशल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा को यह बताना चाहूंगी कि प्रदेश में गत 1 वर्ष में 2 सरकारी परीक्षाएं करवाई गई तथा प्रदेश में 2 परीक्षाओं को पेपर लीक के मामले में रद्द कर दिया गया।
माननीय उप नेता प्रतिपक्ष हरिओम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे मेरी बातों को रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, आज मैं आप सभी के समक्ष खड़ा हूं उस मुद्दे की रोशनी में जिसकी वजह से हमारी शिक्षा प्रणाली पर कहीं ना कहीं अंधकार छाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल पेपर लीक की। आज इस अपमानजनक घटना ने एक बार फिर सरकार की अक्षमता को सबके सामने जाहिर कर दिया है। इसकी वजह से सरकार द्वारा किए गए चंद सरलतम कार्य भी आज मानो एक अराजक मेले के समान लगते हैं। महोदय, हिमाचल पेपर लीक सरकार की अयोग्यता को प्रमाणित करती है। यह घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं है, अपितु मैं तो यह कहूंगा कि एक संगठित विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महोदय, सरकार का दावा है कि वे शिक्षा सिस्टम को तो सुधारने में संलग्न है, लेकिन यह पेपर लीक बता रहा है कि उनकी नीतियों की सच्चाई कुछ और है। अगर संक्षेप में कहूं तो हिमाचल पेपर लीक की घटना ने सरकारी नेताओं की अनियंत्रितता और व्यवस्था की कहानी को आज जग जाहिर करके रख दिया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अजी कम से कम इतना तो बता दीजिए कि पेपर लीक के मामलों में कितने दोषियों को सरकार सजा दिलाने में सफल रही है, या फिर हम ये समझें कि गुनहगारों को भी सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री सुश्री मिशल। आरोपियों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई और हमीरपुर परीक्षा मामला कोर्ट में लंबित है। प्रश्न संख्या 8, माननीय सदस्य श्री ठाकुर प्रशांत सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे ते पहले तुंदा आभार व्यक्त करदा कि तुम मिंजो इस पवित्र सदना च अपनी गल रखने का मौका दिता। माननीय महोदय, मैं तुंदे माध्यम आते मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता कि प्रदेश सरकार राज्य च गैरांदे पानिया के संकटा जो देखने हेतु प्रदेश सरकार घर घर पानी पहुंचाने हेतु क्या काम कर रही, इसका पूरा विवरण इस सभा पटल पर रखा जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री एवं जल स्वतंत्र प्रभार श्री तुषार आनंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा 68 विधानसभा क्षेत्रों में कितने पानी की आवश्यकता है और कितना पानी इन क्षेत्रों में पहले से मौजूद है, और साथ ही साथ यह पानी कब तक चलाया जा सकता है और इस पानी को कहां पर जमा किया जा सकता है, इस सभी विषयों पर सरकार द्वारा एक कुंडली तैयार करवा दी गई है और जल्द ही ये आंकड़े जनता के सामने रखे जाएंगे। मैं ये बात सुनिश्चित कर देता हूं कि जब तक इस प्रदेश के एक एक व्यक्ति के घर तक नल से पानी पहुंच रहा है, तब तक हमारा विभाग इस क्षेत्र में कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 9, माननीय सदस्य सुश्री शालिनी ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि राज्य पर 75,000 करोड़ के कर्ज को खत्म करने की दिशा में वित्त विभाग द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में ओपीएस बहाल की गई है, ऐसे में इतने कर्ज के होते हुए क्या सरकार द्वारा यह स्कीम लागू करने पर विभाग पर पहले से ही चल रहा वित्तीय संकट गहराएगा नहीं। प्रश्न संख्या 3, क्या विभाग ओपीएस लागू करने के बाद सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यय की जाने वाली अनावश्यक राशि के रोकथाम हेतु कोई कार्य कर रहा है? यदि हाँ तो क्या, यदि नहीं तो क्यों? माननीय वित्त मंत्री श्री फैजान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार राज्य पर चल रहे 75,000 करोड़ के कर्ज को खत्म करने हेतु अपना पूरा प्रयास कर रही है। पिछली सरकारों द्वारा छोड़े गए वित्तीय बोझ को कम करने हेतु
माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर आए हैं। 2024 में खत्म हो रहे शानन पावर प्रोजेक्ट लीज जो अभी पंजाब सरकार के हाथों में है, हिमाचल प्रदेश सरकार इसे भी हिमाचल में लाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने का मुख्य कारण प्रदेश के विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहे लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। हमने केंद्र को एनपीएस फंड में राज्य सरकार द्वारा जमा कराई गई राशि को वापस राज्य सरकार को देने की मांग भी की थी, जो कि केंद्र सरकार ने नकार दी है, परंतु राज्य सरकार अपना हक लेने के लिए प्रयासरत है। महोदय, वित्त एक गंभीर मंत्रालय है महोदय, इसके सही प्रबंधन से ही प्रदेश ऊंचाइयों को छू सकता है। ऐसे में विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों द्वारा व्यय हर एक राशि का लेखा जोखा रखा जाता है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश में सरकार का एक भी पैसा अनावश्यक रूप से खर्च करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रश्न संख्या 10 माननीय सदस्य सुश्री निवेदिता जस्टा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि प्रदेश में बढ़ रही पार्किंग समस्या को खत्म करने या घटाने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार विवरण सदन की सभा पटल पर रखे। माननीय शहरी विकास मंत्री सुश्री रिजा शेख। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि प्रदेश सरकार द्वारा पार्किंग की समस्या से निपटने हेतु पार्किंग सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। साथ ही नई निर्माणरत इमारतों में पार्किंग के नियम शहरी प्रशासन के बायलॉज के मुताबिक ही हो रहे हैं। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि जनता के समय को बचाया जाए और पार्किंग की समस्या से राहत दिलाई जाए। प्रश्न का समाप्त। इस विशेष बाल सत्र में प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत मुझे माननीय सदस्यों से विशेष उल्लेख प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। माननीय सदस्य सुश्री इक्षिता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रदेश के बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक आग्रह करना चाहती हूँ। सभापति महोदय, कोरोना आया और गया, विश्व रुका और विश्व ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ी, परंतु एक समस्या जो कोरोना काल के दौरान सभी के सामने प्रत्यक्ष आ खड़ी हुई वह थी मानसिक परेशानियां, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, हाइपरटेंशन व इत्यादि। पहली बार भारतीय समाज ने इन परेशानियों को स्वीकार किया और इसके प्रति कार्य करने के अनेकों प्रयास किए गए। महोदय, यह कोई बीमारी नहीं, यह मानव मस्तिष्क की प्रतिक्रिया है अपने बाहरी वातावरण के प्रति, और इसे मैंने समझा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे शिक्षा मंत्री से निवेदन करती हूँ कि प्रदेश के राजकीय और निजी विद्यालयों में रोज मात्र 10 मिनट के लिए योग या मेडिटेशन का प्रावधान लाया जाए। सदन में बैठे सभी मेरे माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि विद्यालयों में दिन शुरू होने से पहले प्रार्थना का प्रावधान है, और अगर यह 10 मिनट का सत्र इस प्रार्थना के साथ ही जोड़ दिया जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी में मानसिक दबाव झेलने की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी एवं मानसिक रोग मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकेगा। माननीय सदस्य श्री आदित्य।
हमारे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को हम दो भागों में देख सकते हैं। पहला भाग जिला स्तर पर, जहां हमें देखने को मिलता है कि लगभग सभी जिलों में हॉस्पिटल का विकास किया जा चुका है और जिला शिमला में प्रदेश के कुछ बहुत अच्छे चिकित्सा संस्थान मौजूद है। वहीं इसके उलट जब हम तहसील और ग्रामीण स्तर पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्यादातर क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था में कई खामियां हैं। कहीं पीएचसी नहीं है, कहीं है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, किसी में डॉक्टर है तो उसमें 24 घंटे सुविधा नहीं है, 24 घंटे सुविधा है तो उसमें उपकरणों की खामी है। और ऐसी कई खामियां हैं महोदय, जिनको गिनते गिनते यह सत्र खत्म हो जाएगा, पर विकास सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, परंतु जब हमारी सरकार प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंचा देती, तब तक चिकित्सा विभाग को अपनी सुविधाओं को ऑनलाइन करने का प्रयास करना चाहिए। जहां बेसिक मेडिकल कंसल्टेंसी ऑनलाइन तौर पर दिया जाए, जैसा कि निजी अस्पतालों में कोरोना के बाद हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह भी बता दूं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण की वर्ष 2020 से 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल इंटरनेट यूसेज में देश के ऊपरी पायदान पर आता है। ऐसे में इस व्यवस्था की सफल न होना संभावना बहुत कम है। इसी के साथ हमारी सरकार को ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों तक तीव्र गति से दवाइयां पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर मेरा निवेदन है कि इस पर चिकित्सा मंत्री जरूर विचार करें, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ प्रदेश की नींव है। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री सिमरप्रीत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सत्ता पक्ष को सुझाव देना चाहती हूं और साथ ही कहना चाहती हूं, हमारे इस पवित्र सदन में मैं आज इस ऐतिहासिक सत्र में मौजूद हूं। यह मुझे स्वप्न की अनुभूति दिला रहा है और यही सच्चाई है, इसीलिए मैं खुश हूं। माननीय महोदय, मैं आज जिस विषय वस्तु पर अपना सुझाव सदन में रख रही हूं, यह मुद्दा भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती बनाने के लिए है। अगर इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक माननीय ग्रामीण कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री लागू करने में सफल हो जाते हैं, तो यह देश एवं प्रदेश की विकास की दर दुगनी करने के लिए काबिलियत रखता है। माननीय सभापति महोदय, मैं ग्राम पंचायत में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस सदन में मांग रखती हूँ। बच्चे देश का भविष्य हैं। यदि देश का भविष्य ही पन बनाने की प्रक्रिया अपने क्षेत्र में योजनाएं लागू करने में सहायक बनेगा, तो देश का विकास किस स्तर पर होगा, इसका अंदाजा राष्ट्र के विकास से लगाया जा सकता है। बाल प्रतिनिधि मात्र योजनाएं बनाने में ही सहायक नहीं होगा, अपितु ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की समस्या को लेकर सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी सफल करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि मेरे सुझाव पर नजर डाली जाए और राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए इस ओर कार्य किया जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री कृष्णा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन के माध्यम से हमारी सरकार पर पड़ रहे आर्थिक बोझ के चलते माननीय पर्यटन मंत्री को मेरा सुझाव प्रस्तावित करता हूँ। माननीय स्पीकर सर, राज्य में कुछ चुनिंदा पर्यटन स्थलों पर दबाव बढ़ रहा है। इसमें शिमला, कुल्लू, मनाली, कसोल जैसे पर्यटन स्थल शामिल हैं, जहां अभी तक हमारा राज्य ट्रेनिंग, पर्यावरण, बर्फीले पहाड़ और बाइकर में खासा चर्चित है। महोदय, वर्तमान समय की जरूरत को देखते हुए मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इन पर्यटन स्थलों के साथ ही अब हमें पर्यटन की नई संभावनाओं को खोजने की आवश्यकता है। ये संभावनाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में
हमें सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में मिल सकती हैं। सेब के बागानों में हमें एग्रीकल्चर टूरिज्म के रूप में मिल सकती हैं। वाइन डिस्टिलरी टूर में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। संभावनाएं खोजने पर एडवेंचर स्पोर्ट से लेकर नेचुरोपैथी टूरिज्म तक सभी हमारे राज्य में संभव हैं। आप हमारे करीबी राज्य उत्तराखंड को ही देख लें। हेल्थ टूरिज्म से राज्य सालाना 1000 करोड़ से भी ज्यादा की आमदनी करता है। ऐसे में मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह अपने विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर इस सुझाव पर कार्य करें। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य सुश्री नितिका चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ज्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं इस सदन में आज कानून के सरलीकरण हेतु सरकार के सामने प्रस्ताव पेश करती हूँ। इस व्यवस्था के माध्यम से मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि बच्चों एवं नागरिकों के लिए कुछ ऐसी शॉर्ट बुक्स, टूल बुक्स एवं टेक्स्ट वीडियो का विकास किया जाए, जिससे आमजन को अपने अधिकारों और भारतीय कानून के बारे में जागरूक कराया जा सके। इस सुविधा से लोगों को कानून समझने में आसानी होगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री प्रतिभा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के सामने एक गंभीर मुद्दे पर बात रखने के लिए आप सभी के समक्ष मौजूद हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा या नहीं, तो जानना चाहिए कि भारत में आप सभी के समक्ष 142 करोड़ की जनसंख्या विश्व पर कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है, जो कुछ लोगों के लिए बड़ी ही गर्व और सम्मान की बात होगी। शायद वह ये जानते नहीं, उनका यह कीर्तिमान भारत के विकास में सबसे बड़ा अवरोधक है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या मतलब ज्यादा संसाधनों का उपयोग व कम रोजगार की व्यवस्था इत्यादि। ऐसे में सरकार को क्या नीति नहीं लानी चाहिए जिससे बढ़ रही जनसंख्या पर रोकथाम लगाई जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, कब तक हम कुछ लोगों की भावना को आहत न करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के लिए बचते रहेंगे। सरकार सालों से जनसंख्या दर घटाने हेतु अभियान तो चला रही है, मगर हमारा देश वहीं का वहीं स्थिर है। इसके उलट अब तो अधिक जनसंख्या के साथ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या अब कानून नहीं समय की मांग है, जिसको लागू करने हेतु सरकार को विचार करना चाहिए। माननीय सदस्य सुश्री कशिश। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में मौजूद सभी सदस्यों को मेरा अभिनंदन। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा न करते हुए चर्चा करना चाहूंगी अधिकारों की, अवसरों की, समानता की और प्रतिनिधित्व की। महोदय, आप जानते हैं आज इस सदन की खास बात क्या है? जहां आमतौर पर इस सदन में मात्र एक महिला विधायक प्रदेश की 30 लाख महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती नजर आती है, वहीं आज इस सदन में 40 महिला बाल सदस्य मौजूद हैं। माननीय स्पीकर सर, इससे यह पता चलता है कि महिलाएं राजनीति में आने की कितनी इच्छुक है, परंतु हमारे समाज और लोकतंत्र की बुनियादी खराबियों के चलते उन्हें आने से रोका जाता है। ऐसे में सरकार को अब जरूरत है कि महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए प्रयास किए जाएं। प्रयासों से मेरा संबंध पंचायत स्तर पर दिए गए मृग तृष्णा समान महिला कोटा का नहीं है, क्योंकि इस सदन में मौजूद सभी सदस्य धरातल की गहराइयों से मुखातिब हैं कि असली सरपंच कौन होता है, महिला या उनके दलाल नुमा पति, यह हमें पता है। इसीलिए सरकार को महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए प्रयास उच्च स्तर पर करने चाहिए। सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, इसका मुझे नहीं पता, परंतु अगर सरकार प्रदेश की 50% आबादी को प्रतिनिधित्व दिलाने में सफल नहीं रही, तो विकास और लोकतंत्र में लिखे अधिकार, समानता और संप्रभुता मात्र लिखे जाने के पात्र हैं। उन्हें हमारे द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे हम पुरुष प्रधान समाज का ढोंग समझते हैं, बाहरी दबाव के चलते हमें स्वीकारने का ढोंग।
माननीय सदस्य श्री कामेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 130 के अंतर्गत सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग हेतु पहले से चल रहे प्रावधान पर कार्य करते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के काफिले में बढ़ोतरी करे। यह पहल हम बच्चों के बेहतर एवं प्रदूषण मुक्त भविष्य की नींव साबित होगी। इसी के साथ हमारे राज्य में 15 वर्ष पूर्व से चल रहे वाहनों को हमें बैन कर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी जनता को मुहैया करनी चाहिए। हर घर में एक व्यक्ति पर एक गाड़ी का कानून भी सरकार को लागू करना चाहिए। माननीय सदस्य सुश्री प्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में जहां चारों ओर तबाही का मंजर मानव प्रजाति ने देखा, वहीं इस आपदा ने हमें नए अवसरों से भी मुखातिब कराया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव हमारी शिक्षा पद्धति में दिखाई दिया है। बदलाव ऑनलाइन रूप से पढ़ने का और पढ़ाने का। ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के लिए ऐसे संसाधनों का विकास किया गया जिनमें बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत से ज्यादा मनोरंजन बन गई। अब बच्चे विषयों की गहराइयों को समझने लगे हैं। ऐसे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक शिक्षा को पीछे छोड़कर आधुनिक शिक्षा के दौर को अपनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के समय में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर इंटरनेट का अभाव है। ऐसे में इस सुविधा का सही उपयोग शिक्षा विभाग को करना चाहिए। इस सदन में अपनी बात रखने से पहले मैंने कई बच्चों से शिक्षा नीति पर बात की। इनमें से ज्यादातर बच्चे बैग के बोझ को ढोने से परेशान हैं। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से इस समस्या का निवारण भी सरकार द्वारा किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 100 मेगावाट का हाइड्रल प्रोजेक्ट उल तृतीय चरण है, जिसका शिलान्यास 2002 में हुआ तथा सरकार द्वारा कहा गया था कि यह प्रोजेक्ट 2013 तक बनकर तैयार हो जाएगा। परंतु महोदय, पिछले 21 साल में इतनी सरकारें आई तथा गई, परंतु यह बात मात्र सफेद हाथी ही साबित हुई। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूं कि इस प्रोजेक्ट का कार्य कब तक पूर्ण होगा तथा प्रदेश को समर्पित किया जाएगा। महोदय, साथ ही मैं ये भी अनुरोध करती हूं कि मात्र शानन प्रोजेक्ट को एक प्रयास ना मानते हुए इसको हकीकत में लाया जाए तथा शानन पावर प्रोजेक्ट की घर वापसी की जाए। माननीय महोदय, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर सरकार सूर्योदय की दिशा में कार्य करे तो सूर्य की रोशनी से हमारे राज्य का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री प्रियांशु भट्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सत्ता पक्ष को सुझाव देना चाहता हूं। महोदय, वर्तमान समय में हिमाचल राज्य देश के सबसे बड़े गैर कानूनी हेम्प का व्यापार एवं उत्पादकों में से एक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि हेम्प वह पौधा है जिससे भांग, गांजा, चरस जैसे अनेकों मादक पदार्थों के साथ औषधि, अंग्रेजी दवाइयां एवं कपड़े बनाए जाते हैं। आज मुझे सदन में कहते हुए शर्म आ रही है महोदय कि हमारा राज्य देश के युवाओं में अपनी संस्कृति और पर्यावरण की वजह से प्रसिद्ध नहीं है, अपितु अपने नशे के कारोबार की वजह से चर्चा में रहता है। माननीय महोदय, आज के समय में मनाली, कुल्लू, मलाना, कसोल, तोस जैसे क्षेत्र इस व्यापार का गढ़ हैं और हमारी कानून व्यवस्था इसके रोकथाम हेतु एकदम नाकाम। इसी के कारण महोदय, मैं सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि हेम्प की खेती को कानूनी रूप से करने का प्रावधान सरकार सदन में लाए और साथ ही उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर हेम्प की खेती को अधिकृत किया जाए। महोदय, इस कानून से सरकार को 4 मुख्य फायदे होंगे। 1, महोदय, हेम्प पौधे की कानूनी रूप से खेती करने से गैर कानूनी रूप से हो रही खेती पर नकेल कसेगी, साथ ही राज्य के राजस्व को फायदा होगा। 2, खेती के कानूनी रूप से होने पर हेम्प की गैर कानूनी रूप से खेती कर रहे किसानों को अपनी बात का ज्यादा मूल्य मिलेगा, साथ ही तस्करों पर रोक लगेगी। 3, हेम्प
हेम्प के पौधे से कई प्रकार की दवाइयां एवं कपड़े बनाए जाते हैं, जिससे राज्य में लघु उद्योगों का निर्माण संभव है। चौथा, इसी के साथ राज्य की कानून व्यवस्था पर इस गैर कानूनी व्यापार के कारण पड़ रहे आर्थिक बोझ में भी कमी आएगी। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा महोदय कि हिमाचल में गैर कानूनी रूप से हो रहे इस व्यापार को हमें हमारी कमजोरी बनाने के बनस्पत हमें इसमें अवसर तलाशने चाहिए जो हमारे राज्य के विकास में अहम योगदान दे सके। महोदय, राजस्थान में भी अफीम के पट्टे कानूनी रूप से बांटे जाते हैं, जिस पर सरकार नजर रखती है। इस दिशा पर सरकार को काम करना चाहिए और हमें पहले से खेती कर रहे राज्यों की व्यवस्था के अध्ययन हेतु टीम का गठन करना चाहिए। माननीय सदस्य सुश्री आरजू शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सरकार को राज्य में बढ़ रहे हादसों एवं ट्रैफिक के संबंध में सुझाव देने के लिए इस सदन में प्रस्तुत हुई हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारे राज्य में रोज 3 व्यक्ति सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह इस अखबार की प्रति कहती है। और यही नहीं, अन्य और अखबार में रोज आप हादसों की खबर पढ़ते हैं। ऐसे में सरकार को हादसे कम कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। मेरे सरकार से निवेदन है कि सड़क दुर्घटना कम करने के लिए हमें हमारे राज्य के हाईवेज पर क्रैश बैरियर लगवाने चाहिए। रात में रोड लाइट न होने के चलते भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए सोलर पावर युक्त रोड लाइट के प्रावधान हेतु भी राज्य सरकार को कार्य करना चाहिए। माननीय महोदय, अब बात आती है ट्रैफिक की। इस समस्या से सदन का कोई भी सदस्य अछूता नहीं है। ऐसे में मेरा मत है कि राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश परिवहन को सुदृढ़ करने पर जोर देना चाहिए। इसी के साथ प्रदेश में बाहर से आने वाले निजी वाहनों पर अधिक कर लगाना चाहिए। इससे हमारे राज्य के टैक्सी चालकों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही दिन ब दिन बढ़ रही वाहनों की संख्या में भी कमी आएगी। माननीय सदस्य सुश्री शिवानी राणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत इस प्रदेश की सरकार में उच्च पद पर बैठे माननीय मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश में आम जनता को आवारा पशुओं के कारण हो रही हानि का जिम्मेदार कौन है? मैं, आप या प्रशासन, जो अपनी जनता को आवारा पशुओं से बचाने में भी नाकाम है। इन आवारा पशुओं में कुत्ते, गाय, बैल एवं बंदर शामिल है। सभापति महोदय, प्रदेश में शिमला हो या पालमपुर, सभी जगह आवारा पशुओं का खौफ है। लोग गलियों में निकलने से डरते हैं। हम बच्चे पैदल न विद्यालय जा सकते हैं, न ही खेल के मैदान में। इसी के साथ यह बंदर हमारे राज्य के किसानों की फसलें नष्ट कर देते हैं। बाहर से आए पर्यटकों पर हमला करते हैं। हाईवे पर कई सड़क दुर्घटनाएं पशुओं के कारण हो रही है। इनमें से कुछ आवारा पशु किसानों द्वारा भी खुले छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे में मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाए। इन आवारा पशुओं के लिए गौशाला निर्माण किए जाएं, साथ ही बंदरों को विस्थापित कर जंगलों में छोड़ा जाए। माननीय सदस्य सुश्री सृष्टि रानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत इस सदन के सामने समय की मांग को देखते हुए प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने का आह्वान करती हूँ। इस नई नीति में बच्चों द्वारा सुझाव दिए गए बदलाव सरकार को लाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इन बदलाव में सबसे जरूरी बदलाव है विद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यवहारिक शिक्षा का होना, ताकि बच्चे पढ़ने के साथ साथ विषय की प्रैक्टिकल प्रयोज्यता समझें।
आमतौर पर देखने को मिलता है कि बच्चों ने पढ़ा तो बहुत कुछ होता है, पर दैनिक जीवन में उस पढ़ाई का क्या कार्य है वह उन्हें पता नहीं होता। ऐसे में याद की गई पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसीलिए व्यवहारिक शिक्षा पर शिक्षा विभाग को जोर देना चाहिए। इसी के साथ शिक्षा हमारे राज्य में नाटक व रंगमंच को भी विषय के तौर पर पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। इससे बच्चों की अभिव्यक्ति सुधरेगी। इसी के साथ उन्हें कला को बारीकी से सीखने का भी मौका मिलेगा। सभापति महोदय, रंगमंच बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छा जरिया है। इसी के साथ राज्य सरकार अगर सभी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाने में नाकाम है तो बच्चों के लिए जापानी एवं अमेरिका की तर्ज पर विद्यालयों में लॉकर की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि बच्चों को रोज भारी बैग का वजन ना ढोना पड़े। माननीय सदस्य सुश्री ईवा भारद्वाज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सत्ता पक्ष को कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। माननीय, वर्तमान समय में मेरे निर्वाचन क्षेत्र किन्नौर में अनेकों छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, जिससे न केवल हमारे क्षेत्र की नदियों के जल का दोहन हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भूस्खलन, सड़क दुर्घटनाओं और जानमाल की हानि में भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने किन्नौर के निगुलसरी, उरनी और बटसेरी जैसे कई क्षेत्रों में हुए भूस्खलन की दुखद घटनाओं के बारे में सुना ही होगा। महोदय, इस संदर्भ में मैं सरकार को निम्न कुछ सुझाव देना चाहती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि वे इस संदर्भ में अपने कार्य जल्द ही करेंगे। मेरा पहला सुझाव सरकार के लिए यह है कि वे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के स्थान पर सोलर पावर जनरेशन पर भी बढ़ावा दें, जिससे विद्युत उत्पादन के साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। ऐसा करने से अवांछनीय भूस्खलन एवं सड़क दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगाई जा सकती है। महोदय, मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहूंगी कि सोलर पैनल्स के जन साधारण तक पहुंचाने के लिए सरकार को उस पर सब्सिडी प्रदान करनी शुरू करनी होगी। साथ ही 40% सब्सिडी को बढ़ाकर 50% किया जाना चाहिए। महोदय, प्रदेश के युवाओं को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सोलर एनर्जी का प्रयोग करवाना चाहिए। राज्य बिजली बोर्ड इन पैनल से बिजली खरीदे और युवा पीढ़ी को उनकी कमाई गई आय का पूरा प्रावधान दे। चौथा सुझाव यह भी है कि पहले से जो चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें सरकार पूरी तरीके से उनका रखरखाव करे और उन पर यथोचित ध्यान दे। मान्यवर, मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यह कहना चाहती हूँ कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जाने वाले हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करने के बजाय सोलर पावर को विकसित करने पर पूरा ध्यान दिया जाए। इससे हमें हमारे प्रदेश के पहाड़ों, नदियों, जंगलों एवं मैदानों को संरक्षण करने का मौका भी मिलेगा, आम जनता की सेवा भी होगी, उनकी समस्याओं का हल भी होगा और साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा भी बन पाएगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरुणोदय शर्मा। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सदन को बताना चाहता हूँ कि एक समाज का विकास तभी संभव है जब उसके सभी वर्गों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले। महोदय, हमारी सरकार निसंदेह असहाय व समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। महोदय, आज वैसे तो बच्चों की एडॉप्शन के लिए
स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है। बच्चे एडॉप्ट भी हो रहे हैं, फॉस्टर भी हो रहे हैं, लेकिन विशेष बच्चे नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह एक बेहद ही संवेदनशील विषय है कि विशेष बच्चे जो असहाय तो है ही और अनाथ भी, उन्हें एडॉप्ट करने के लिए आगे आने वाले लोग बहुत कम हैं। अतः विशेष बच्चों को एडॉप्ट कर उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाले अभिभावकों को सरकारी योजनाओं के लाभ में प्राथमिकता व विशेष प्रोत्साहन देना जरूरी हो गया है। वर्तमान में विशेष बच्चों के लिए सरकारी आश्रम भी बहुत कम है। वह अलग अलग डिसेबिलिटीज के बच्चे के स्कूल्स को आप कह सकते हैं कि वो तो ना के बराबर ही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इनके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आश्रय परिसर व उनकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए नीड बेस्ड स्कूल प्राथमिकता पर बनाने का कार्य करे। अब सरकार ही इनकी व भी अनाथ बच्चों की अभिभावक बने। अध्यक्ष महोदय, बेसहारा बुजुर्गों की बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय है। इन बुजुर्गों को बिना दादा दादी वाले घरों में अडॉप्ट करवाने के लिए भी मैं सरकार से नीति के लिए मांग करता हूँ, ताकि उन्हें घर व सहारा मिल सके व छोटे बच्चों को दादा दादी का प्यार। महोदय, हमारी सरकार समाज में व्याप्त हर असमानता को दूर कर संपन्न हिमाचल का सपना साकार करने के लिए कृत संकल्प है। अंत में आपके माध्यम से सदन में यही कहना चाहता हूँ, यत्र धर्मा तत्र जय, यत्र जय तत्र धर्मा, यत्र धर्मा प्रजा सुखम, यत्र सुखम तत्र न्याय। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। माननीय सदस्य सुश्री आकृति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत आज सरकार को कृषि एवं बागवानी पर सुझाव देने हेतु प्रस्तुत हूँ। अध्यक्ष महोदय, हालांकि हिमाचल राज्य में खेती बहुत बड़ा आय का साधन नहीं है, परंतु फिर भी सरकार को हमारे किसानों की फसलों के मार्केटिंग हेतु योजना लानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत सरकार को हमारे किसानों की पैदावार का देश भर में प्रचार व प्रसार करना चाहिए। जिस प्रकार अन्य उत्पादों का प्रचार करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां होल्डिंग एवं एड्स का उपयोग करती है, उसी प्रकार इस योजना के तहत हमारे प्रदेश में उग रहे फल एवं अन्य कृषि उत्पादकों की मार्केटिंग की जानी चाहिए। इसी के साथ ही बागवानों के लिए कोल्ड स्टोरेज और परिवहन हेतु भी योजना लाने का विचार सरकार को करना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आकर्षित। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत हमारे राज्य में बेलगाम युवाओं द्वारा गलत एवं रेस ड्राइविंग के चलते हो रहे हादसों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश युवाओं में बाइकिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। ऐसे में राज्य और अन्य राज्यों के लाखों युवा यहाँ पे बाइकिंग का रोमांच लेने आते हैं। यह हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके कारण हमारे राज्य में रेस ड्राइविंग से हो रहे हादसों में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके रोकथाम हेतु सरकार को कड़े कानून एवं नियम प्रस्तावित करने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नशे से धुत युवाओं के कारण भी ऐसे हादसे होते हैं। ऐसे में मैं इस सदन के माध्यम से हमारे प्रदेश की युवा पीढ़ी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी वो अपने घरों से वो अपने वाहन को तेज चलाएं तो ये ना भूलें कि घर पे भी उनका कोई इंतजार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और प्रस्ताव इस सदन में रखना चाहता हूं। 2018 में आकांक्षी केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया आकांक्षी जिला चंबा आज भी विकास से कोसों दूर है। अगर सरकार चंबा से चौड़ी
हाईवे टनल के निर्माण को प्राथमिकता देती है तो इससे न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कम होगी बल्कि पर्यटन की अपार संभावनाओं को भी बल मिलेगा। इसी के साथ अगर सरकार हेली टैक्सी सेवा व रेल कनेक्टिविटी के बारे में सोचती है तो प्रदेश का एकमात्र आकांक्षी जिला उचित मुख्य धारा में लाया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। माननीय सदस्य श्री अरिंजय भगत। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत आज मैं माननीय विधानसभा सदस्यों के लिए हेल्प डेस्क के गठन हेतु सरकार के सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। इस हेल्प डेस्क से माननीय सदस्य राज्य एवं सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका पता लग सकता है। इसी के साथ मैं इस सदन में मौजूद विधायकों का ऑडिट हेतु कैबिनेट की मांग करता हूं, जिसके तहत सरकार सभी विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्य का लेखा जोखा रखेगी। साथ ही इस पर वॉचडॉग की तरह कार्य भी किया जाएगा। माननीय सदस्य सुश्री अक्षरा ठाकुर। माननीय अध्यक्ष, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सरकार को यह बताना चाहती हूँ कि हमारे राज्य की सड़क व्यवस्था बहुत ही खराब है। कुछ किलोमीटर दूर जाने के लिए ही कई घंटों तक हमें सफर करना पड़ता है। सड़क की बुरी व्यवस्था होने के कारण राज्य की शिक्षा, व्यापार एवं विकास का दर भी कम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य पर्यटन पर पूर्ण रूप से आश्रित है। ऐसे में अगर सड़कों को बहाल ना किया गया तो राज्य को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार रोड बहाल करने हेतु कोई नीति पर जल्द विचार करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री सोनम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत सदन का ध्यान एक बहुत गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि प्रदेश में अधिकतर भूस्खलन वर्षा ऋतु में होते हैं। जिला हमीरपुर में भी मुझे यह देखने को मिला है कि वहाँ कई लोगों के घर और जाने चली जाती हैं। महोदय, पहाड़ी क्षेत्र में जहां परिवहन के मार्गों का निर्माण हुआ, उन मार्गों के दोनों ओर वर्षा निकासी की समुचित व्यवस्था का प्रबंध भी कराना होगा एवं मार्गों के निर्माण के दोनों ओर 45 डिग्री के कोण पर मलबे के निर्माण के दौरान ही हटा देना चाहिए। यदि हटा ना सके तो उस जगह पर मजबूत दीवारों का निर्माण करा देना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री सुमित शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 324 के अंतर्गत जिस विषय पर रोशनी डालना चाहता हूं वो एक गंभीर मुद्दा है और किसी को भी भावुक करने योग्य है। आज बाल श्रम निषेध दिवस है, जो कि मनाया जाता है उन बच्चों के लिए जिन्हें बहुत ही छोटी आयु से अपनी पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ता है। आज के जमाने में भी प्रदेश में गरीब बच्चों द्वारा भिक्षावृत्ति से लेकर ढाबों में कार्य करवाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा उनकी बाल्यावस्था में शिक्षा और खेल कूद के बजाय होटलों में बर्तन साफ कराए जाते हैं और बाल श्रम की समस्या राज्य में जाने माने पर्यटक स्थलों पर और भी प्रबल है। ऐसे में हमारी सरकार को बाल श्रम हेतु कड़े कानून बनाने चाहिए। साथ ही पहले से बने कानूनों की कड़ी पालना हेतु सरकार को सजग होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा गरीब बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से अंकुश लगाने की उचित कार्यवाही करें। साथ ही ऐसे भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों के लिए
ऐसे राजकीय आश्रय का संचालन किया जाए जिसमें ऐसे गरीब बच्चों को आवास, भोजन, पढ़ाई इत्यादि सुविधाएं निःशुल्क दी जाए। धन्यवाद। नियम 324 के अंतर्गत आज विशेष उल्लेख हेतु 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यदि सदन की अनुमति हो तो इन सूचनाओं के उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आज इस विशेष बाल सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। बाल सत्र की कार्यवाही संपन्न हो गई है। पिछले 3 महीनों से ये अभियान संभव हुआ है मीडिया मित्रों के सहयोग से, शिक्षा विभाग और टीचर्स की सहभागिता से। और इस पूरे अभियान में LIC, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विभाग और द स्टेट्समैन की भागीदारी रही। हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। अब मैं अनुरोध करती हूँ राज्यसभा के उपसभापति महोदय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी से कि वे अपने संबोधन से हम सभी बच्चों को अनुग्रहित करें। इस बाल सत्र के होनहार भारत के भविष्य सभी बच्चों समेत यहाँ उपस्थित सबको मेरा नमस्कार। इतिहास के कई दृश्य इस सदन ने देखे हैं और आज एक और नया अध्याय जुड़ा। इस बाल सत्र के आयोजन के लिए खास तौर से मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री कुलदीप सिंह जी समेत सभी आयोजक गणों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस अवसर पर उपस्थित बाल मुख्यमंत्री, जाह्नवी, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, बाल विधायकगण, प्रतिपक्ष के नेता, उपनेता, सभी सदस्यगण, बाल सांसदों की मेंटर और फ्यूचर सोसाइटी की डॉक्टर मीना शर्मा जी, यहां मौजूद हिमाचल सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, राजस्थान के माननीय मंत्री जी, यहां उपस्थित सभी श्रद्धेय हमारे अभिभावकगण, देवियों, सज्जनों और हमारे सारे पुनः प्यारे युवा होनहार भारत के भविष्य छात्र और छात्राएं, बच्चों के लिए पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित इस बाल विधानसभा सत्र में उपस्थित होना यह गौरव का क्षण है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का ऐसे युवा और जीवंत श्रोताओं को संबोधित करने का अवसर उन्होंने मुझे दिया, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पुनः उल्लेख करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम पहली बार हिमाचल प्रदेश में बगैर यहां के मुख्यमंत्री जी के सहयोग और सक्रियता के संभव नहीं था और कॉन्स्टिट्यूशनली भी यह विधानसभा और यहां की सरकार की सहमति के बगैर प्रैक्टिकली संभव नहीं था। इसलिए पुनः इन सबको बहुत धन्यवाद। देश भर के उन 68 बच्चों को बधाई जिन्हें बाल विधायक के रूप में एक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए बच्चों की सरकार कैसी हो इस अभियान के तहत चुना गया। इसमें आपने सुना कि पूरी प्रक्रिया में कितने हजार छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मैं तो इन सभी छात्रों को देश के भविष्य के विकास में भागीदार के रूप में देखता हूं। आपने जिस तरह अपने को कंडक्ट किया, जिस तरह शालीनता से सवाल पूछे, जिस बेहतर तरीके से अपनी बातें स्पष्टता से कही, छोटे बच्चों ने जिस स्पष्टता से अपने सवाल पूछे,
मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो राजनीति में हैं उनके लिए यह एक सबक और प्रेरक अध्याय रहेगा। यह हम सबके लिए सुखद आश्चर्य है जानना कि कोविड के कठिन समय में घरों में बंद बच्चों को उनकी जो चुनौतियां मानसिक थी उनको दूर करने के लिए, उनकी रचनात्मकता और उनकी क्षमता को बाहर लाने के लिए कैसे जाह्नवी जी ने घर से डिजिटल बाल मेला का आयोजन किया। यह आज न केवल बच्चों को उनके रचनात्मक पक्षों को सामने लाने में, बल्कि बाल विधानसभा के आयोजन के माध्यम से बच्चों को अपने देश की समस्याओं एवं आने वाले समय के चैलेंजेस के बारे में समझ विकसित कर रहा है। यहीं से हमारी फ्यूचर लीडरशिप निकल रही है। मैं पुनः डिजिटल मेला की संस्थापक और उससे जुड़े सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस पूरे आयोजन को जब देखता हूं तो मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की याद आती है। उन्होंने कहा था, टेल मी एंड आई फॉरगेट, आप मुझे बताएं मैं भूल जाता हूं, टीच मी एंड आई मे रिमेंबर, आप मुझे पढ़ाएं पर मैं शायद याद रखूं, पर इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, आप मुझे इसके हिस्सेदार बनाएं और मैं सब कुछ सीखूंगा। तो उन प्रतिभाओं को प्रस्फुटित होने का अवसर आज इस विधानसभा में आपको मिला, ऐतिहासिक भवन में मिला। युवाओं को अपने देश और प्रासंगिक मुद्दों के बारे में शिक्षित करने का इससे बेहतर तरीका और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस तरह का बाल संसद, बाल सत्र का आयोजन लगातार देश में हो और युवकों को हिस्सेदारी मिले। आपने सुना जब पठानिया साहब बता रहे थे कि बच्चे किस तरह से समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बड़ी मशहूर कविता, उसकी एक पंक्ति भी कोट की थी, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना आज पूरी दुनिया में प्राथमिकता है। हम इस सभी तथ्य से वाकिफ हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 1/3 से अधिक लक्ष्य युवाओं के सशक्तिकरण, भागीदारी और कल्याण से ही संबंधित है। और यह मुल्क युवाओं का मुल्क है। ये फिगर आप लगातार आजकल सुनते हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारा देश अधिक से अधिक युवाओं को देश की प्रगति में इन्वॉल्व करने और उनको संबंधित बातों पर ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहा है। ये उसका हिस्सा है, क्योंकि युवा ही अपने दम पर सक्रिय बदलाव ला सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति की राह में हमें महात्मा गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था, वह परिवर्तन हम खुद में लाएं जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। मेरे प्यारे युवा साथियों, आपने सुना, आपके एक सहयोगी छात्र ने उठाया, बाल सत्र में आज चाइल्ड लेबर प्रोविजन डे है। उस अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित है। बाल श्रम खत्म करने की दिशा में हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के परिणाम मिले हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे 1.26 करोड़ काम करने वाले बच्चे थे। आज 2004-05 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या घटकर 90.75 लाख हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में काम करने वाले बच्चों की संख्या और कम होकर लगभग 43.5 लाख हो गई। निसंदेह इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार और नागरिकों के प्रयास से सफलता एक सीमा तक मिली है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। बाल श्रम की समस्या एक चुनौती है और ये बच्चे जो आज यहाँ शरीक हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इस चीज में हिस्सेदार बनकर इसको खत्म करने में। आज हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। 100वें वर्ष में हम कहां पहुंचे, कैसे भारत विवेकानंद के सपनों के अनुसार विश्व गुरु बने, इसके लिए बच्चे ही हमारे सपनों को साकार करने के सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम है। इसलिए उन्हें ट्रेनिंग, एडुकेट करना, अपने रिच हेरिटेज, कल्चर, इथिक्स के साथ स्पिरिचुअलिज्म की भी शिक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल तो देवभूमि है। गुड कैरेक्टर, कंपैशन, रेशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर आर एसेंशियल टू बिकम द लीडर्स ऑफ टुमारो। अगर हमें यूथ को लीडरशिप एवं गवर्नेंस में सक्रिय भागीदारी देनी है तो उन्हें समग्र रूप से इंपावर करने, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किए बिना
यह संभव नहीं होगा। हमारे युवा साथी, आज दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है और आप जब दुनिया में कदम रख रहे हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। आप सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से एक नए संसार को जन्म दे रहा है। उस संसार के बारे में सोचने, उसकी चुनौतियों को जानने और रास्ता निकालने का काम ये आपका होगा। अभी 2 दिनों पहले मैं टाइम का एक विशेष अंक आया, उसमें पढ़ रहा था। यूएस के जो सर्जन जनरल हैं, मूलतः भारतीय हैं, वहां के स्वास्थ्य के सबसे बड़े व्यक्ति डॉक्टर विवेक मूर्ति, उन्होंने 2 बातें सोशल मीडिया के लिए और खासतौर से युवकों के लिए कही। मुझे उम्मीद है कि आगे आपका इस तरह का बाल सत्र का जो भी आयोजन हो, उसमें इन चीजों पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा, द डिफाइनिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ऑफ आवर टाइम सोशल मीडिया। दूसरा कहा, आई वरी अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ आवर चिल्ड्रेन। ये यूएस कह रहा है, जहां से ये सारी बड़ी कंपनियां आज दुनिया को टेक्नोलॉजी में एक रास्ता दिखा रही हैं। उनकी चैलेंजेस भी हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी भी है। उनके श्रेष्ठ अपॉर्चुनिटीज से कैसे हम अपने संसार को, गवर्नेंस को, सारी चीजों को बेहतर बना सकें, ये अब आपके हाथ में है। मुझे याद है कि ये हम कहते हैं कि आज ये डिजिटल और इंटरनेट का युग है। इसके अपने चैलेंजेस हैं, पर किताबों की भूमिका हमेशा बनी रहेगी। अल्टीमेटली बुक्स आर स्टिल द मोस्ट पावरफुल कनेक्टर टुडे इवन। और ऐसी सूचना है कि भारत विश्व में किताब पढ़ने में बिताने वाले समय की दृष्टि से दुनिया का नंबर 1 देश है। बुक पब्लिशिंग में हमारा 3रा स्थान है। एक मशहूर दुनिया के लेखक ने कहा था कि टुडे ए रीडर टुमारो ए लीडर। इसलिए हमारे प्यारे बच्चों, आप देश के फ्यूचर पाथ फाइंडर और चेंज मेकर हैं। देश एवं समाज की समस्याओं के बारे में दूसरों को शिक्षित और जागरूक आप कर सकते हैं। आप शिक्षा के महत्व और चाइल्ड राइट्स के बारे में अपने दोस्तों, परिवारों और समुदायों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर सकते हैं। आज मार्केट सोसाइटी के जमाने में आप सही उत्पादों और सेवाओं को अपने परिवारों और समुदायों को बढ़ावा देकर कंज्यूमर चॉइस को भी प्रभावित करते हैं। यही नहीं, आप एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, वोकेशनल ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन जैसे कामों में भाग लेकर अमूल्य योगदान कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि महात्मा गांधी ने चंपारण में जो बड़ा प्रयोग किया इस देश की मुक्ति का, उस वक्त उन्होंने जो स्कूल खोले बच्चों के लिए, उसमें बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो, सफाई से लेकर बाकी चीजों का, जिस पर आज दुनिया अध्ययन कर रही है कि अगर वो शिक्षा पद्धति हमने अपनाई होती तो भारत की तकदीर कहीं और रही होती। आज उसमें यह था कि बच्चों का वोकेशनल एजुकेशन कैसे हो, शुरुआत से कैसे हो, सफाई में बच्चे कैसे हिस्सेदार बने, उन दिनों के प्रयोग को पढ़ें जिनका रेलिवेंस आज लोग तलाश रहे हैं। इसलिए शायद नई शिक्षा पद्धति में इसको रखा गया है। देश के वर्तमान और भविष्य को आकार देने में या युवा नेताओं के क्रूशियल रोल का मैं उल्लेख करूंगा। आज दुनिया तेजी से विकसित हो रही है। अभूतपूर्व चुनौतियों के साथ साथ अब अविश्वसनीय अवसर भी आ रहे हैं। एक तरफ चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज है। परिवर्तन के चैंपियन के रूप में आप इस जटिल परिदृश्य को आसानी से नेविगेट करने की क्षमता एवं कुंजी है। आप युवा सभी बाधाओं, बैरियर्स को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसा सामाजिक परिवेश सुनिश्चित करने की शक्ति रखते हैं जहां एज, जेंडर, इथनिसिटी या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हर किसी को मौका मिले, उनकी आवाज सुनी जाए। बच्चों के जीवन में सही मायने में इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी की झलक मिलती है। आप एक ऐसे समाज को बढ़ावा दे सकते हैं बच्चों, जहां केयर और कंपैशन के साथ सबको अधिकारों का सम्मान मिलेगा। युवा मित्रों, आप डिजिटल एरा में पल और बह रहे हैं। आपको बहुत कम उम्र में तकनीकी प्रगति का लाभ और ज्ञान मिल रहा है। नई नई तकनीकों की क्षमता के बारे में आप गहरी समझ रखते हैं। आप सही मायने में डिजिटल नागरिक हैं। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तकनीकों का फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में उपयोग करके आप स्थायी समाधान विकसित कर सकते हैं। बुनियादी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन की अन्य चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। हमें यकीन है कि आप इन विशेषताओं एवं क्षमताओं के बल पर भविष्य के चैलेंजेस का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। आप हमेशा नए विचारों और दृष्टिकोणों के साथ साथ अपने वरिष्ठों के ज्ञान और अनुभव को महत्व देते हुए जेनरेशन गैप को कम करने का भी प्रयास करें। आपसी सम्मान और सहयोग के माहौल को बढ़ावा दें। निश्चित रूप से कलेक्टिव नॉलेज और एक्सपर्टाइज का
अच्छी तरह उपयोग करने का आपको अवसर मिलेगा। लोकतंत्र को मजबूत करने और कॉम्प्रिहेंसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में युवाओं की भागीदारी को आज पूरी दुनिया में बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चलाने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के शब्दों में कहूं तो नो सेगमेंट इन सोसाइटी कैन मैच विद द पावर, आइडियलिज्म, एंथुसियाज्म एंड करेज ऑफ द यंग पीपुल। उनके पास दुनिया को नया आकार देने की शक्ति है। इसके लिए हमें उनकी पोटेंशियल का पोषण करने, उन्हें उचित मंच प्रदान करने और उन्हें देश के परिवर्तन एजेंट बनाने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जो काम आज यहाँ हिमाचल विधानसभा में हुआ। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आप आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी भूमिका अपनाएं। आपके विचार, आपकी नई ऊर्जा, सोच और पैशन वास्तव में अद्वितीय हैं। आप देश की प्रगति के कैटलिस्ट हैं, चेंज मेकर हैं। आपको बड़े सपना देखने का साहस करना चाहिए। युवाओं के लिए आदर्श पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम का मैं उल्लेख करूंगा। उन्होंने कहा था, ए स्मॉल ड्रीम इज ए क्राइम। हाई एस्पिरेशन रखें, साहसिक काम करें, न्याय और समानता के अपने प्रयास में निरंतर आगे बढ़ें। देश अपने युवा नेताओं से बड़े महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा करता है। मुझे यकीन है कि आप इस कहावत से परिचित होंगे, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर आपने बचपन में सुना होगा, भी सुनते होंगे। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेल इन्फॉर्म्ड, ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के महत्व को पहचानना महत्वपूर्ण है। संविधान में हमें अपने कर्तव्यों के बारे में बड़ा गहरा उल्लेख है, उन्हें हमें जानना चाहिए। इस तरह मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि इस देश की डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को अपनाते हुए विचारशील चर्चाओं में शामिल होने का हर अवसर आप उसका लाभ उठाएं, एम्पैथी को बढ़ावा दें, कम्युनिटीज को जोड़ने का प्रयास करें, सहिष्णुता पैदा करें। एक शांति प्रिय समाज के लिए आवश्यक है। मैं आश्वस्त हूं कि आप इस रास्ते पर चलेंगे कि अब भारत दुनिया का गौरवपूर्ण देश बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं देश के भावी लीडर्स के सामने बहुत फ्रैंकली एक बात कहना चाहता हूं। बच्चों, मानव सभ्यता के क्रम में हमने राजनीति को विकास का माध्यम सुना। मानव समाज में मौजूद आर्थिक, सामाजिक जैसी अन्य विभिन्नताओं के कारण विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के माध्यमों में भिन्नता रही। लिहाजा अलग अलग राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई, जो अपने अपने तरीकों से समाज का विकास और उत्थान करते हैं। लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है, अलग अलग रास्तों से भी, कि समाज और देश विकसित हो, आगे जाएं। आप इलेक्शन के समय या संसद या विधानसभाओं के अंदर जो भी देखते हैं, वह इसी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन है। इसके लिए रूल्स और नॉर्म्स बने हैं, जिनका सही रूप में हमें पालन करना चाहिए, जो आपने किया। पर मुझे ये कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि हमारी पीढ़ी के लोग शायद पूर्णतः ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। खास करके हमारी संसद से लेकर विधानसभाओं के अंदर जो दृश्य आजकल आप देखते होंगे, उन्हें देखकर आपके मन में जरूर सवाल पैदा होता होगा। पर जो कुछ हो रहा है वह न तो हमारे संविधान के फाउंडिंग फादर्स की इच्छा थी, और न ही हमारी प्रगति के प्रयासों को अपेक्षित तरीके से आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सारे सांसद या विधायकगण इसको लेकर चिंतित नहीं हैं। लगातार हम इसे रोकने या कम करने का प्रयास करते हैं, आपस में मिलकर, आपस में बात करके। हमें लगता है कि इसमें अपेक्षित सफलता मिलने में भी आज के युवा, जो आने वाले कल के मतदाता होंगे, उनकी क्वालिटीज के चलते हमें और मदद मिलेगी। मैं अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप बच्चे जरूर पढ़े होंगे लिंकन का पत्र। लिंकन ने, वो ऐतिहासिक पत्र है। लिंकन दुनिया के इतिहास में जो बड़े लोग हुए उनमें एक बड़े नाम है। उन्होंने प्राइमरी स्कूल के उस अध्यापक को लिखा जहां उनका बच्चा पढ़ता था, कि मेरे बच्चे को कैसी शिक्षा दे, मेरा बच्चा मेरा सपना है, इस सपने में वो कैसे टैलेंट, कैसी प्रतिभाएं आए। वो अद्भुत पत्र है। मैं आग्रह करूंगा कि जरूर जीवन में उस पत्र को ढूंढें, और जो फ्यूचर सोसाइटी है वो पत्र बच्चों को दे। वो पत्र की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द पढ़ने लायक है, और वो शायद समाज में उस तरह के नागरिकों को गढ़ेंगे जो आप आज राजनीति में आकर करना चाहते हैं। और राजनीति ही समाज और दुनिया को बदलती है। आपको इसमें अवसर मिले और आप आकर एक नई भूमिका के द्वारा इस देश को श्रेष्ठ बनाएं, यह हमारी कामना है। आइए हम संकल्प लें कि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो न्यायपूर्ण और सभी के लिए समावेशी हो। हम एक ऐसे देश का निर्माण करें भारत का,
जो विश्व में अपना सही स्थान ले, विश्व गुरु बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। आइए हम अपनी आजादी के अमृत काल में संकल्प लें कि हम अपनी आजादी की शताब्दी तक अपने देश को एक विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपकी प्रतिभा, आपकी हुनर, आपके अंदर जो टैलेंट है, यह दुनिया आज शोध की दुनिया है। यह दुनिया नए नए ढंग से शोध करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, आप प्रतिभाओं से आगे ले जाएंगे, वो मुल्क है। और हमारे बच्चों की प्रतिभाएं जो हम देखते हैं, हमें यकीन होता है कि जो विवेकानंद का सपना था हम पूरा करेंगे। हमारा देश अगले 25 वर्षों में जो कुछ हासिल करेगा वह दुनिया के देशों से सीखे। महात्मा